4 टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। आज दोपहर 3 बजे दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की नजर। पहलगाम हमले के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर बना चर्चा का विषय। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार के दावे पर कांग्रेस करेगी समीक्षा। बैठक में कांग्रेस तय करेगी अपनी अगली रणनीति। पीएम के बयान पर सियासी घमासान के आसार। तो आपको बताते चले, कांग्रेस की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी आज दोपहर 3 बजे एक अहम बैठक आयोजित करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के को लेकर जो है ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की घोषणा की थी और इसे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के रूप में पेश भी किया गया था। और कांग्रेस इस बैठक में प्रधानमंत्री के बयान की समीक्षा करेगी और आगामी रणनीति पर विचार करेगी। तो दोपहर 3 बजे ये बैठक होने जा रही। पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी की कांग्रेस पार्टी समीक्षा करने वाली है। आज 3 बजे दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार के दावे की समीक्षा कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी। और वहीं बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जनता तक पहुंचाएगी पार्टी। 10 दिन तक चलेगा राष्ट्रवादी अभियान। घर घर जाकर बीजेपी संपर्क करेगी लोगों से। तो 10 दिनों तक राष्ट्रवादी अभियान चलने वाला है। आपको बता दें, भाजपा आज से देश भर में 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रही है और ये यात्रा 13 से 23 मई तक चलने वाली है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता जो है लोगों के घर पहुंचेंगे और घर घर जाकर ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। पार्टी से राष्ट्रवाद और जनसंपर्क का बड़ा अभियान मान रही है, जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान को लेकर किए गए कार्यों को प्रमुखता से सामने लाया जाएगा। तो आपको बताते चले, 10 दिनों तक ये अभियान चलने वाला है, जिसके जरिए बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और लोगों तक इस ऑपरेशन सिंदूर की जो उपलब्धियां हैं उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। एक और जानकारी आपको बताते चले, पंजाब बॉर्डर पर स्कूल आज भी बंद है। एहतियातन उठाया गया कदम। हालिया टकराव के बाद सतर्कता, हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। तो ये जानकारी आपको बताते चले, पंजाब बॉर्डर पर स्कूल अभी भी बंद है, आज भी बंद है और एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। आपको बताते चले, भारत पाकिस्तान के बीच हुए हालिया स्थिति को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। सतर्कता बरती गई है, हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। भारत पाकिस्तान सीमा पर हालिया सैन्य तनाव के शांत होने के बावजूद एहतियात बरतते हुए पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में आज सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। वहीं प्रशासन ने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। सुरक्षा बल की बात करें तो हाई अलर्ट पर है और हालात पर भी लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है। स्थिति जो सामान्य हो जाएगी, इसके बाद स्कूल दोबारा से खोले जाएंगे। अभिभावकों से भी संयम बरतने की अपील की जा रही है और आपको बताते चले, प्रशासन इस पर पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं और सख्त निगरानी भी रखी जा रही है ताकि हालात सामान्य हो सके। और एक और जानकारी आपको बताते चले, जालंधर में दिखा संदिग्ध ड्रोन। सशस्त्र बलों ने ड्रोन को मार गिराया। सीज फायर के बाद भी पंजाब में ड्रोन मूवमेंट। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मलबे की तलाश में जुटी विशेषज्ञों की टीम। तो आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो चुके हैं, बावजूद इसके लगातार कुछ न कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिल रही है और अब सीज फायर के बाद भी पंजाब में ड्रोन मूवमेंट देखने को मिला है। मलबे की तलाश में विशेषज्ञों की टीम जुटी हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी सोमवार की रात को पंजाब के जालंधर के पास ड्रोन मूवमेंट का पता चला था। वहीं पंजाब के
जालंधर में सशस्त्र बलों ने संदिग्ध ड्रोन मार गिराया है। जालंधर के उपायुक्त हिमांशु अग्रवाल ने देर रात इस तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी और बताया कि विशेषज्ञों की टीम मलबे की तलाश कर रही है। यानी कि एक बार फिर से ड्रोन की गतिविधियां देखने को मिली है पंजाब के, और ऐसे में देखें तो शासन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड पर दिखाई दे रही है। तमाम चीजों को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट और नजर आ रही है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर प्रतिक्रिया दी है और एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ने आतंकवाद के प्रति भारत की अडिग नीति को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखा। उन्होंने इसे सिर्फ एक वक्तव्य ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की आत्मा, आत्मविश्वास और आत्मबल की गूंज बताया है। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर पीएम मोदी का समर्थन उन्होंने किया है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। एयर इंडिया ने आज यात्रा संबंधी एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइंस ने बताया कि ताजा घटनाक्रमों और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाले उड़ानें मंगलवार यानी 13 मई को रद्द कर दी गई है। प्रभावित यात्रियों से एयर इंडिया ने संपर्क कर व्यवस्था जो है स्पष्ट कर दिया है, व्यवस्था को लेकर जानकारी दे दी है। तो अब एयर इंडिया ने ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और बताया कि जो ताज़ा हालात है भारत और पाकिस्तान के बीच, ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर सुरक्षा बढ़ती जा रही है जगह जगह, चाहे वो स्कूल्स की बात हो या फिर अन्य बॉर्डर्स की बात हो, घर के लोगों की सेफ्टी की बात हो। और अब एयरलाइंस की तरफ से भी ये जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरीके से इसको लेकर पहले से ही एहतियात बरते जा रहे हैं, तो अब ये ट्वीट किया है और एडवाइजरी जारी की है जिसमें बताया है कि ताज़ा घटनाक्रमों और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर उसे ध्यान में रखते हुए जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से जो उड़ानें आने जाने वाली है वो 13 मई को रद्द कर दी गई है। वहीं प्रभावित यात्रियों से एयर इंडिया ने संपर्क कर जो व्यवस्थाएं हैं इस वक्त उसको लेकर जानकारी स्पष्ट कर दिया है। और बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई से दर्दनाक हादसे की खबर आई है। रामगंगा नदी में नाव पलटने से 7 लोग डूब गए और हादसे के बाद 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 3 लोगों की मौत भी हुई है। मृतकों में 7 साल की सुनैना और शिवम का शव बरामद किया गया है, जबकि 13 साल की सोनिया की तलाश अभी भी जारी है। ये सभी लोग तरबूज की खेती के बाद नाव से घर लौट रहे थे। हालांकि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तो हरदोई से यूपी के खबर ये सामने आ रही है, जहां आपको बताते चलिए एक हादसा हुआ है। 13 साल की बच्ची इसमें डूबी है और गंगा नदी में नाव पलटी। हादसे में 7 लोग डूबे जबकि 3 की मौत हुई है। 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और अगर हम बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि ये तमाम लोग तरबूज की खेती के बाद जो है वापस घर लौट रहे थे नाव से और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि जब इसकी सूचना प्रशासन को दी गई, रेस्क्यू टीम को दी गई, तो मौके पर पहुंची रेस्क्यू की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और मौके पर रेस्क्यू जारी है। और वहीं नाटकीय तरीकों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की। पर्दे के पीछे की बातचीत और अमेरिका की भूमिका। सीमा पर संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से और आपको बताते चले नाटकीय तरीकों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि 4 दिनों तक सीमा पर संघर्ष के बाद और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। तो वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका को बीच बचाव के लिए टेबल पर आने को कहा और इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति
का भारत के पास फोन आता है कि युद्ध को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए, जो क्षेत्रीय शांति के लिए जरूरी है। और इसके बाद भारत ने जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि इस बार भारत नहीं, पाकिस्तान शांति की पहल करने के लिए बाहर निकले और भारत से आग्रह करे कि टेबल पर बैठकर हम लोग मसले का हल निकालते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ का भारत के डीजीएमओ के पास फोन आता है कि तत्काल प्रभाव से दोनों देश युद्ध विराम की ओर बढ़ेंगे। हालांकि इसके 4 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन भी किया और ये सब एक नाटक की तरह लग रहा है। युद्ध का शुरू होना, अमेरिका का युद्ध से कोई मतलब नहीं होना और अचानक युद्ध के बीच कूद पड़ना, सब एक तरह अचानक ही हुआ। लेकिन जो बताया या समझाया जा रहा है, क्या वही सच है या इसके पीछे कोई और कहानी भी है? तो चलिए जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पर्दे के पीछे की बातचीत और अमेरिका की भूमिका। भारत पाकिस्तान के बीच कैसे रुका संघर्ष? क्या कई देशों की थी इसमें भूमिका? दरअसल पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम के बाद अमेरिका की टीम रावलपिंडी पहुंची। अब इसमें यहां से कई कहानियों को जन्म दे दिया गया। एक कहानी आ रही है कि टीम के द्वारा नूर खान हवाई अड्डे और किराना हिल्स में जांच की जाएगी। वहीं दूसरी कहानी निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में कुछ रेडिएशन हुए हैं, पाकिस्तान में परमाणु सुरक्षा प्रभावित हुए हैं, इसलिए अमेरिका संतुष्ट होना चाहता है कि परमाणु हथियार किसी गलत हाथों में ना जाए। हालांकि ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। अब ये कितना सच और कितना फसाना है, ये सरकार को आकर क्लियर करना चाहिए। वहीं एक कहानी ये भी बन रही है कि अमेरिका इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और पाकिस्तान में चीन की जो तकनीक है उसे हासिल करना चाहता है। अमेरिका ने पैसा देकर पाकिस्तान को खरीद लिया है। अब पाकिस्तान के बारे में क्या बताएं, उसका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। जिसने पैसा दिया उसके साथ हो गया। वहीं एक कहानी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का 9 मई को पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर को किया गया फोन कॉल संभवतः निर्णायक बिंदु रहा होगा, क्योंकि अलग अलग देश के नेताओं ने इस युद्ध को रुकवाने में अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि नेताओं की भूमिका के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं जानते, लेकिन पिछले 3 दिनों में यह स्पष्ट हो गया है कि कम से कम 3 देश तनाव कम करने के लिए काम कर रहे थे, अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब। क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया कि इस कूटनीति में 3 दर्जन देश शामिल है। इसमें तुर्की, सऊदी अरब और अमेरिका भी शामिल है। हालांकि 3 दर्जन देश की बात गलत मालूम होती है और ऐसे भी पाकिस्तान के मंत्रियों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वे लोग हमेशा अपने लोगों को अंधेरे में रखने के सिवा और कुछ नहीं करते। हालांकि अमेरिका शुरुआत में अलग थलग सा दिखाई दिया था। जैसे ही तनाव बढ़ा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका उस युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहा है, ये हमारा काम नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा कि मैं दोनों देशों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इन दोनों देशों के नेताओं से इसे सुलझाते हुए देखना चाहता हूँ और मैं उन्हें रुकते हुए देखना चाहता हूँ। उम्मीद है कि वे अब रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक अमेरिका बीच में कूद पड़ा और पाकिस्तान पर अचानक युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने लगा। तो एक बात स्पष्ट होना चाहिए, अमेरिका एक व्यापारिक देश है। उसे पाकिस्तान में ऐसा कुछ दिखा होगा जिसके लिए वह आगे आया। वो पाकिस्तान में अपना आर्थिक हित हो सकता है, चीन की तकनीक को पाना हो सकता है, या फिर जो IMF ने लोन दिया हो उसकी उगाही हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने दोहरे संकेत दिए। एक तरफ सैन्य जवाबी कार्रवाई और दूसरी तरफ नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाना, जो कि परमाणु क्षमता की याद दिलाने का संकेत देता है। वहीं बारह खाने से ये भी कहानी निकलकर सामने आ रही है। जब तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने दोहरे संकेत दिए। एक तरफ सैन्य जवाबी कार्रवाई तो दूसरी तरफ नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाना, जो कि परमाणु क्षमता की याद दिलाने का संकेत देता था। पाकिस्तान कमांड अथॉरिटी देश के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखती है और उसके इस्तेमाल संबंधी फैसले लेती है। यह वही समय था जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हस्तक्षेप किया।
अमेरिका को लगा कि अब इससे बाहर रहना मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका के व्यापक रणनीति और आर्थिक हितों ने अमेरिकी प्रशासन को दोनों परमाणु संपन्न प्रतिद्वंदियों को तनाव कम करने की दिशा में कूटनीतिक बढ़त दी। हालांकि इस बात में जिस एक चीज ने मदद की है वो है अमेरिका का भारत के साथ गहरा होता संबंध। लेकिन क्रेडिट वॉर में ट्रंप बाजी मार गए और यहीं से सारा रायता फैल गया, क्योंकि भारत की जनता भी युद्ध नहीं चाहती, लेकिन इस तरह नहीं कि कोई तीसरा आए और बीच का मुखिया बन जाए। लेकिन सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि युद्ध विराम किसी तीसरे पक्ष के बीच में आने से नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने फैसला लिया है। वहीं भारत ने इस दौर में पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि सुधर जाओ, वरना तुम्हारा ऐसा कोई ठिकाना नहीं जो भारत अगर चाह ले और वह बच जाए। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर पर्दे के पीछे कई कहानियां चल रही हैं, कूटनीतिक दबाव और रणनीति की। अमेरिका ने अचानक हस्तक्षेप क्यों किया? जानकार मानते हैं पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों और चीन से जुड़ी तकनीक को लेकर अमेरिका चिंतित था। वहीं पाकिस्तान ने जब परमाणु संकेत दिए तो अमेरिका को लगा कि अब तटस्थ रहना संभव नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब ने तनाव घटाने की भूमिका निभाई, लेकिन क्रेडिट की दौड़ में ट्रंप आगे निकल गए। लेकिन भारत ने स्पष्ट रुख किया कि यह संघर्ष विराम उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मजबूरी का नतीजा है। शांति भारत की कमजोरी नहीं, पर्दे के पीछे की बातचीत और अमेरिका की भूमिका। भारत पाकिस्तान के बीच कैसे रुका संघर्ष? क्या कई देशों की थी? और वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने देश को बड़ी जानकारी दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि भारत ने आतंक के खिलाफ सर्जिकल नहीं बल्कि निर्णायक हमला किया है और यह पूरी तरह योजनाबद्ध और रणनीतिक कार्रवाई थी। सेना ने पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 9 आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया है। मुरीदकी और बहावलपुर जैसे इलाकों में हुए इन हमलों में करीब 100 आतंकवादी मारे गए, जिनमें टॉप कमांडर यूसुफ अजहर, मुदस्सर खास और हाफिज जमील भी शामिल थे। सेना ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के 3 रडार सिस्टम, चकलाला एयरबेस और अन्य सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। डीजीएमओ ने चेताया कि अगर पाकिस्तान ने फिर ऐसी हरकत की तो जवाब और भी भारी होगा। अब गोली नहीं, सीधे गोला चलेगा। भारत का संदेश साफ है, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कुछ कहा, इसे आसान भाषा में समझने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एयर मार्शल ए.के. भारती, डीजी एयर ऑपरेशन और डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। सेना ने बताया कि आतंकियों के 9 ट्रेनिंग कैंप्स को ध्वस्त किया गया है और करीब 100 आतंकवादी मार गिराए हैं। इनमें जैश के सरगना मसूद अजहर का करीबी यूसुफ अजहर और लश्कर के टॉप कमांडर मुदस्सर खास हाफिज जमील शामिल है। उन्होंने बताया कि हमारा निशाना साफ था, सिर्फ आतंकवाद। हमने पाकिस्तानी नागरिकों या आम ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऑपरेशन सटीक और सोच समझकर किया गया। आगे उन्होंने कहा कि मुरीदकी और बहावलपुर जैसे शहरों में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह तबाह कर दिए गए। इन इलाकों में लश्कर और जैश के अड्डे सालों से काम कर रहे थे। वायुसेना ने 4 मिसाइलें गिराकर मुरीदकी के टॉप ट्रेनिंग कैंप को जमींदोज कर दिया। एयर मार्शल के अनुसार हमारा मकसद आतंकियों को चुन चुन कर खत्म करना था और हमने वही किया। सेना ने बताया कि पाकिस्तान की सेना ने अपने कई एयरबेस, खासकर चकलाला एयरबेस को आतंकियों की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया और इसी वजह से उसे भी निशाना बनाया गया, पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान के 3 बड़े रडार सिस्टम भी इस कार्रवाई में ध्वस्त कर दिए गए। भारत की ये कार्रवाई सिर्फ सैन्य नहीं, रणनीतिक भी थी, क्योंकि पहली बार भारत ने पाक की एयरबेस और रडार सिस्टम को निशाना बनाकर यह संदेश दिया कि अगर हमला आतंकियों से होगा तो जवाब देश के सैन्य आधारों तक पहुंचेगा। सेना ने यह भी खुलासा किया कि 9 मई की रात भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच भीषण मुकाबला हुआ। इसमें पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक मारे गए और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 8 अहम सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया। आगे डीजीएमओ ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। बीते दिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद डर के मारे बात करने की पेशकश की और भारत ने साफ किया कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो जवाब पहले से भी ज्यादा तगड़ा होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच
डीजीएमओ स्तर की बैठक सोमवार को होना है। वहीं भारत ने साफ कह दिया है कि हर उल्लंघन का करारा जवाब दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सेना की रणनीति स्पष्ट है। शांति अगर पाकिस्तान चाहता है तो कार्रवाई बंद करे, वरना भारत की पूरी तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं थी, यह पाकिस्तान को चेतावनी भी थी। आतंक के साथ खड़ा रहोगे तो नतीजा भुगतोगे। अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत आतंकवाद को लेकर कितना गंभीर है, और ये भी देख रही है कि अब भारत के और भारतीय क्रिकेट के लिए यह हफ्ता बेहद भावनात्मक और चौंकाने वाला रहा। पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। विराट कोहली ने बीते दिनों इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर अपने फैसले की जानकारी दी, जिससे फैंस में हलचल मच गई। कोहली वो नाम है जिन्होंने न केवल टीम इंडिया को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई, बल्कि टेस्ट क्रिकेट को नई पहचान और नई ऊर्जा भी दी। उनकी कप्तानी और जुनून ने भारत को विदेशों में भी जीत दिलाने का आत्मविश्वास दिया है। 113 टेस्ट में लगभग 9,000 रन और 40 जीत के साथ वो भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में से एक रहे हैं, और उन्होंने सफेद जर्सी को अलविदा कह दिया। यह सिर्फ एक संन्यास नहीं, बल्कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट के एक स्वर्णिम युग का अंत है, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। कोहली ने बीसीसीआई को पहले ही संकेत दिए थे कि अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। हालांकि बीसीसीआई ने उन्हें फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था, खासकर इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए। लेकिन विराट अपने फैसले पर अडिग रहे। विराट कोहली का यह फैसला तब आया है जब टीम इंडिया अगले महीने इंग्लैंड के दौरे पर जा रही है, जहां उसे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। ऐसे में कोहली और रोहित का एक साथ बाहर होना टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि टेस्ट क्रिकेट हमेशा मेरे दिल के बेहद करीब रहा। मैंने इस फॉर्मेट में अपना सब कुछ दिया, लेकिन अब वक्त है मैं आगे बढ़ूं और युवा खिलाड़ियों को मौका दूं। आपको बता दें कि कोहली ने साल 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने कुल 113 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 29 शतक और 29 अर्धशतक उनके नाम है। उनके नाम कुल 8,848 रन है। वहीं बतौर कप्तान भी उन्होंने 68 टेस्ट में भारत का नेतृत्व किया, जिनमें से 40 में से भारत को जीत दिलाई है, और यह आंकड़ा किसी भी भारतीय कप्तान के लिए सबसे ज्यादा है। वहीं रोहित शर्मा ने भी कुछ दिन पहले टेस्ट से रिटायरमेंट लेकर क्रिकेट प्रेमियों को चौंका दिया था, और अब विराट कोहली का जाना भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए युग का अंत जैसा है। एक हफ्ते में 2 दिग्गजों के संन्यास से फैंस गहरे सदमे में है। कोहली और रोहित का टेस्ट करियर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी विरासत लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है, और अब सवाल ये उठता है कि भारत की टेस्ट टीम की अगली कमान आखिर किसे सौंपी जाएगी। क्या शुभमन गिल या फिर केएल राहुल जैसे खिलाड़ी इस जिम्मेदारी को संभालेंगे? इस फैसले के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई अब नए कप्तान और संयोजन पर विचार कर रही है। अगले कुछ हफ्ते टीम इंडिया के लिए बेहद अहम होने वाले हैं कि आखिर किस प्लेयर के ऊपर दांव खेला जाए, क्योंकि जो स्थान खाली हुआ है उसे भरना इतना आसान नहीं होने वाला है बीसीसीआई के लिए। लेकिन समय के साथ हर किसी के एक स्थान पर दूसरा आ जाता है और कुछ अलग करता है। फिलहाल कोहली के संन्यास के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। फैंस इमोशनल हो रहे हैं। दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व क्रिकेटर कोहली को उनके योगदान के लिए सलाम भी कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट को कोहली ने जो सम्मान दिलाया वो आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। उन्होंने न सिर्फ विदेशी सरजमी पर ऐतिहासिक जीतें दिलाई, बल्कि आक्रामक कप्तानी से टीम को हमेशा आत्मविश्वास भी देने का काम किया। आज भले ही उन्होंने संन्यास ले लिया हो, लेकिन उनकी कहानी हमेशा प्रेरणादायक बनी रहेगी। तो संन्यास का ये फैसला भारतीय टेस्ट क्रिकेट का एक बड़ा भावुक पड़ाव है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद अब भारतीय क्रिकेट एक नए युग की ओर बढ़ रहा। फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।